Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 10.3 पावर्स टू द प्रेसिडेंट। अब जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास क्या क्या शक्तियां होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वेस्टेड द प्रेसिडेंट द वास्ट पावर। हमारा जो संविधान है भारत का, वह राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा शक्तियां दिया है। ब्रॉडली द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी क्लासिफाइड एज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फिनेंशियल एंड जुडिशियल पावर्स। अगर हम इसको विस्तार रूप में कहें तो जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास हर एक तरह का शक्ति है, चाहे आप उसको कार्यकारी अधिकारी बोलें, चाहे आप उसको विधान सभा विधानमंडल का बोलें, चाहे आप उसको आर्थिक शक्तियाँ बोलें, चाहे आप उसको न्याय लेने का शक्ति बोलें। हिज इमरजेंसी पावर्स आर ऑलरेडी डेल्ट विद इन लेसन 9 नंबर 9। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो इसके आगे के वीडियोस में इमरजेंसी प्रोविजंस बोल के वीडियोस है हमारा, उसमें आप पढ़े थे कि जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास क्या क्या आपातकालीन स्थिति में क्या क्या ताकतें हैं, वो पूरा डिटेल में पढ़ाया गया। अब यहाँ पे आइए हम एक एक करके पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फिनेंशियल और जुडिशियल पावर के बारे में। सबसे पहला है 10.3 एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी आधिकारिक शक्तियाँ। The President is the head of the state and executive powers of the union have been vested in him. अब जो राष्ट्रपति होते हैं वह कौन होते हैं? वह पूरे देश का, ठीक है, वह सबसे उच्च पोजीशन होता है उनका, ठीक है, सबसे ऊपर होते हैं वो, और उनके पास जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं वह केंद्र सरकार से भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। The President is empowered to exercise these powers either directly or through officers subordinated to him, which means through the Prime Minister and the Council of Ministers also. अब जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो अपने शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करते हैं? या तो खुद से, या तो उनके अंतर्गत जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के नीचे होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, या मंत्रिमंडल होता है, वो लोग काम करते हैं। His executive powers are given below. अब उनके कार्यकारी आधिकारिक क्या क्या शक्तियां हैं उनकी, आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। The president appoints the prime minister and he appoints other ministers on the advice of the prime minister. अब जो राष्ट्रपति है वह किसको अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री के एडवाइस पे, ठीक है, प्रधानमंत्री जिनको बोलते हैं चुनने के लिए, उनकी सलाह पर वह चुनते हैं दूसरे मंत्रियों को। He allocates portfolios among the ministers on the advice of the prime minister. अब प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर वह जो मंत्री होते हैं उनके पोर्टफोलियोज को वो देते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है उनका राज्य के मंत्री का पद, ठीक है, मतलब हर एक मंत्री को क्या क्या पद दिया जाएगा। He may remove any minister on the advice of the prime minister. अब प्रधानमंत्री के सलाह पर वो किसी भी मंत्री को हटा भी सकते हैं। The president appoints the chief justice and other judges of the supreme court and high court. अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, और जो दूसरे जजेस होते हैं, उनको कौन चुनता है? उनको चुनते हैं हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। जज कौन होता है? जो न्यायाधीश होते हैं, जो आपके लिए न्याय करते हैं। However, in all judicial appointments, the Chief Justice of India is consulted. हालांकि आप जितना भी न्यायाधीश का जो अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए मुख्य न्यायाधीश जो भारत के हैं उनसे सलाह मशवरा किया जाता है। Besides, the president may also consult such other judges of the Supreme Court as the president may be deemed necessary. इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके साथ भी विचार विमर्श कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति को ऐसा करना जरूरी लगा या उनको उचित लगा। While appointing the chief justice and justices of high courts, the president has to consult the state governor also. जब राष्ट्रपति चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनको चुनते हैं,
तब राज्य का जो गवर्नर होते हैं उनका भी सलाह मशवरा वो करते हैं। गवर्नर किसको कहते हैं? राज्यपाल को। इन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस द प्रेसिडेंट ऑल्सो कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट। जब हाई कोर्ट का जज चुना जाता है तो जो राष्ट्रपति हैं वह राज्य के मुख्य न्यायाधीश का से भी बात करते हैं, उनसे भी कंसल्ट करते हैं। बट नाउ इन अकॉर्डेंस विद द 1993 डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज री इंटरप्रेटेड इन 1999, और इसके लिए हम लोग लेसन 12 पढ़ेंगे। द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाई द रिकमेंडेशन ऑफ अ पैनल ऑफ सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स ऑफ ऑल जुडिशियल अपॉइंटमेंट। लेकिन अब 1993 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया, जिसको 1999 में फिर से बदला गया, री इंटरप्रेट किया गया, उसमें ये कंपलसरी कर दिया कि जो राष्ट्रपति होंगे उनको सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस रहे हैं, ठीक है, उनके साथ उनके पैनल का सलाह लेना पड़ेगा जब भी वो किसी जुडिशियल अपॉइंटमेंट को करें, कोई भी न्यायाधीश को चुनेंगे। दिस पैनल हेडेड बाय द चीफ जस्टिस इज नोन एज द कॉलेजियम्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब यह जो पैनल है जिसमें चीफ जस्टिस को चुना जाता है, उसको माफ कीजिएगा, ये जो पैनल है जिसको चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश चलाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कॉलेजियम्स, ठीक है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कॉलेजियम्स मतलब अ सोसाइटी ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर। अब जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए जो मोस्ट जजेस मिलके काम कर रहे हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल, द कॉम्प्ट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, the chief election commissioner and other election commissioners, the chairman and members of union public service commission UPSC। अब देखिए, जो राष्ट्रपति हैं वो किसको किसको चुनते हैं? वो अटॉर्नी जनरल को चुनते हैं, कंट्रोलर कॉम्प्ट्रोलर को चुनते हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को चुनते हैं जो कि हेड ऑडिटर होते हैं, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनते हैं जो इलेक्शन करवाते हैं, उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनते हैं, फिर जो यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके चेयरमैन कौन होंगे, उनके सदस्य कौन होंगे, ये सब राष्ट्रपति चुनते हैं। ही और शी ऑल्सो अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स एंड लेट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, वो स्टेट का, राज्य का और यूनियन टेरिटरीज के राज्यपालों को भी चुनते हैं। All such appointments are made on the advice of the Union Cabinet headed by the Prime Minister। अब ये जितना भी अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, ये कैसे होता है? जो प्राइम मिनिस्टर है उनका मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, केंद्र का जो मंत्रिमंडल, यूनियन कैबिनेट मतलब केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल, उनके एडवाइस के से ये चुना जाता है। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। अब जो आर्म्ड फोर्सेस है, जो हमारे यहाँ सैनिक हैं, उनके सुप्रीम कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। एज सच द प्रेसिडेंट मेक्स अपॉइंटमेंट्स ऑफ चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड द एयर फोर्स। इसलिए जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना, उसके जो चीफ हैं, मुख्य अधिकारी हैं, जो हेड हैं, उनको भी राष्ट्रपति चुनते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर एंड मेक पीस। जो राष्ट्रपति हैं वो युद्ध की घोषणा कर सकते हैं और शांति की घोषणा करके शांति बनाए रखने में काम करते हैं। In his or her capacity as head of the state, the president conducts the country's foreign affairs। अब जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति हैं, वो आपके राज्य का, आपके देश के सबसे सर्वोच्च हैं, हेड हैं, तो वो देश का जो विदेशों से काम हो रहा है वो भी वो देखते हैं। The president appoints India's ambassadors and high commissioners in other countries, and the president receives foreign ambassadors and high commissioners। अब जो राष्ट्रपति हैं वह दूसरे देशों में हमारे यहाँ से इंडियन एम्बेसडर भेजते हैं, हाई कमिश्नर्स भेजते हैं, उनको चुनते हैं, और दूसरे देशों से हमारे यहाँ फॉरेन एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स आते हैं। All diplomatic work is conducted in his or her name by the Foreign Office and Indian envoys abroad, and all international treaties are negotiated and concluded in his or her name। जितना भी डिप्लोमेटिक काम होता है, ठीक है, वह राष्ट्रपति के नाम पर होता है, ठीक है, फॉरेन ऑफिसेज में जहाँ पे भारतीय लोग काम कर रहे हैं,
और जितना भी इंटरनेशनल ट्रीटीज बनते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो नेगोशिएशन होता है उसको राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। ऑल लॉज इनैक्टेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट आर एनफोर्स्ड बाय हिम और हर। आप देखिए, जो केंद्र संसद में जितने भी कानून लाए जाते हैं वो कौन पारित करता है? वो लागू करते हैं प्रेसिडेंट। All officials appointed by him or her, such as governors and ambassadors, may be removed or recalled by him or her on the advice of the Union Council of Ministers. जितने भी अधिकारी हैं जिनको प्रेसिडेंट चुनते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं, जैसे राज्यपाल हुए, गवर्नर्स हुए, अम्बेसडर्स हुए, उनको हटाया भी जा सकता है या वापस बुलाया भी जा सकता है अगर जो मंत्रिमंडल है, केंद्र का मंत्रिमंडल है, वो सलाह दे तो। All the functions are performed by the president on the advice of the prime minister. जितना भी कार्य हो रहा है जो कि राष्ट्रपति करते हैं वह प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के सलाह पे करते हैं। All decisions of the union government are communicated to him by the prime minister. जो केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट, उसका जितना भी निर्णय होता है वह प्राइम मिनिस्टर द्वारा उनको बताया जाता है। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द प्राइम मिनिस्टर ओनली वंस टू हैव अ रिकमेंडेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव रिकंसिडर्ड बाय द कैबिनेट। अब जो कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, वो जो एग्जीक्यूटिव, जो कार्यकारी अधिकारी रिकमेंड करते हैं, उनको देखने के लिए एक बार प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रेफर अ मिनिस्टर्स डिसीजन टू द कैबिनेट फॉर इट्स कंसिडरेशन। अब जो राष्ट्रपति हैं वो ये भी रेफर कर सकते हैं कि जो मंत्री हैं वो अपना डिसीजन दें, ठीक है, मंत्रिमंडल में, और उनको भी लिया जा सकता है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट सीक अ सेकेंड रिकंसिडरेशन। अब जो राष्ट्रपति है वो दोबारा किसी चीज को सोचने के लिए रिकंसिडर नहीं कर सकते। 10.3.2 लेजिस्लेटिव पावर्स। अब देखिए, एक प्रधान मंत्री के ऊपर कौन है? राष्ट्रपति हैं। तो उनकी क्या लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं, ठीक है, आइए वो देखते हैं, ठीक है। विधान संबंधी क्या क्या शक्तियां हैं? The president, being an integral part of the parliament, enjoys many legislative power. अब देखिए, जो राष्ट्रपति हैं वो संसद के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं वो, तो इसलिए उनको जो विधानसभा है, ठीक है, उनका बहुत सारा शक्तियां उनके पास रहती है। These powers are given below. अब ये जो शक्तियां हैं, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। The president summons and prorogues the house of the parliament. अब देखिए, जो राष्ट्रपति है वो क्या करते हैं? वो समन देते हैं, नोटिस देते हैं, ठीक है। समन का मतलब होता है नोटिस। फिर यहाँ पे एक वर्ड है प्रोरोग्यूस, इसका मतलब होता है अवसान करना, टालना, स्थगित करना, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति हैं वो जो सदन है, ठीक है, उसको स्थगित कर सकते हैं या उसको नोटिस दे सकते हैं। He may summon the parliament at least twice a year and the gap between two sessions cannot be more than 6 months. अच्छा, अब वो जो सदन है उसको 2 बार नोटिस दे सकते हैं 1 साल में, और ये जो गैप है उसके बीच में वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। The president has the power to dissolve the Lok Sabha even before the expiry of its term on the recommendation of the prime minister. अगर जो प्रधानमंत्री है वो सलाह देते हैं तो जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा को स्थगित कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं उसके टर्म के पहले। इन नॉर्मल कोर्स ही और शी डिसॉल्व्स लोकसभा आफ्टर 5 years. अब देखिए, आमतौर पर जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा को 5 साल के उसके कार्य प्रणाली के बाद डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व करना मतलब भंग करना। The president nominates 12 members to Rajya Sabha from amongst person having special knowledge in the field of literature, science, art and social service. अब जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट करते हैं उन लोगों में से जिनको विशिष्ट ज्ञान है
लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस के क्षेत्र में। द प्रेसिडेंट मे ऑल्सो नॉमिनेट 2 members of Anglo-Indian community to the Lok Sabha in case that community is not adequately represented in the house. अब जो राष्ट्रपति हैं वो 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा में अगर इस कम्युनिटी के लोगों को सदन में ठीक से रिप्रेजेंट नहीं किया गया हो। The President can call a joint sitting of the 2 houses of Parliament in case of a disagreement between Lok Sabha and Rajya Sabha on a non-money bill. जो राष्ट्रपति हैं वो एक दोनों हाउसेस को, लोकसभा को और राज्यसभा को एक साथ बुला सकते हैं, एक साथ बैठा सकते हैं अगर कोई नॉन मनी बिल के ऊपर डिसएग्रीमेंट चल रहा हो। So far, thrice such joint sitting have been summoned. सी लेसन 11। अब इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अभी तक 3 बार इस तरह का नोटिस दिया गया है जब लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बैठाया गया हो। द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह संसद में को एड्रेस कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं और मैसेजेस भेज सकते हैं। द प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट जॉइंटली एट द फर्स्ट सेशन after every general election as well as commencement of the first session of every year. जो राष्ट्रपति हैं वह दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह सबसे पहला जो सेशन होता है उसमें जाते हैं, ठीक है, जितने बार भी इलेक्शन होता है उसके बाद और जितना साल का जो सबसे पहला सेशन होता है उसमें। These addresses contains policies of the government of the day. अब यहाँ पर जब वो जाते हैं तब सरकार का क्या नीति है इसके बारे में बात होती है। Every bill passed by parliament is sent to the president for his or her assent. जितना भी बिल, जितना भी नियम कानून पार्लियामेंट में, संसद में पास किया जाता है, लागू किया जाता है, मंजूर किया जाता है, उसको फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है उनके सहमति के लिए। उनके सिग्नेचर के बाद ही, हस्ताक्षर के बाद ही वह कानून लागू होता है। The president may give his or her assent and return it once for reconsideration of the parliament. अब जो राष्ट्रपति है वो पहली ही बार में अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, उसको मंजूरी दे सकते हैं, या तो उसको एक बार वो संसद में वापस भेज सकते हैं, वापस से उस पर विचार विमर्श करने के लिए। If passed again, the president has to give his assent. अगर मान लीजिए वो जब पार्लियामेंट में भेजे सदन में और वापस से वह पार्लियामेंट उसको मंजूरी दे दिया, वह बिल पार्लियामेंट में पास हो गया, तो प्रेसिडेंट को अपना सिग्नेचर देना ही पड़ता है, उनको यह मानना ही पड़ता है। विदाउट हिज और हर एसेंट नो बिल कैन बिकम अ लॉ। जब तक राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर नहीं करेंगे, जब तक वह नहीं मानेंगे, तब तक कोई भी बिल कानून नहीं बनेगा। The president may promulgate an ordinance when the parliament is not in session. अब जो राष्ट्रपति है वो एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं जब जो सदन है वह सेशन में नहीं है। The ordinance so issued has the force of law. उस समय जो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है उसमें force of law होता है। The ordinance so promulgated should be laid before both the house of parliament when they reassemble. अब ये जो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है उसको दोनों हाउसेज में, राज्यसभा, लोकसभा, दोनों में ही रखा जाता है जब उनका सदन चालू होता है। If it is neither rejected by the parliament nor withdrawn by the president, it automatically lapses 6 weeks after the commencement of the next session of the parliament. अगर इसको रिजेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट द्वारा, सदन द्वारा, या तो ये जो राष्ट्रपति हैं इसको हटाते नहीं है, तो अपने आप ये 6 हफ्ता बाद ये लैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जब एक पार्लियामेंट का नया सेशन चालू होता है। जनरली अ बिल इज मूव्ड बाय द गवर्नमेंट टू एनैक्ट अ लॉ इन प्लेस ऑफ द ऑर्डिनेंस। आमतौर पर एक बिल लाया जाता है सरकार द्वारा जो कि कानून बने, ठीक है,
ऑर्डिनेंस के जगह, क्योंकि देखिए जो लॉ बन जाएगा वो लिखा जाएगा संविधान में और वो काफ़ी समय तक रहेगा, उसमें आसानी से बदलाव, संशोधन, अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा। 10.3.3 फाइनेंशियल पावर। अब आर्थिक शक्तियां क्या क्या हैं? ऑल मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी पैसे से रिलेटेड, आर्थिक संबंधी जितने भी बिल्स हैं वो तभी लोकसभा में लाए जा सकते हैं, प्रस्तावित किए जा सकते हैं जब उनको पहले से राष्ट्रपति द्वारा अप्रूवल मिल चुका हो। द प्रेसिडेंट हैज़ द कंट्रोल ओवर कॉन्टीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया। जो राष्ट्रपति है उनके पास भारत का जो आकस्मिकता, ठीक है, जो पैसा है भारत का, ठीक है, अनिश्चित जो उनके पास घटनाएं हैं भारत के, पैसा जो है उसके ऊपर उनका नियंत्रण है। किसका? राष्ट्रपति का। इट एनेबल्स हर टू एडवांस मनी फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग अनफोर्सीन एक्सपेंसेस। अब देखिए, भारत के पास कुछ पैसा है जो आपातकालीन स्थिति के लिए रखा गया है, ठीक है, कॉन्टेंजेंसी फंड बोलते हैं उसको। तो जब कोई ऐसा खर्च आता है जो कि पहले से नहीं सोचा गया है तो उस समय इस पैसे का इस्तेमाल राष्ट्रपति कर सकते हैं। एनुअल बजट और रेलवे बजट आर इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए, सालाना जो बजट दिया जाता है, रेलवे बजट दिया जाता है, वो राष्ट्रपति के सलाह पर ही, रिकमेंडेशन में ही लोकसभा में रखा जाता है। If the government in the middle of the financial year feels that more money is required than estimated in the annual budget, it can present supplementary demands. अगर मान लीजिए सरकार को साल के बीच में ही ऐसा महसूस होता है कि उसको और पैसे का ज़रूरत है जितना वो लोग सोचे थे एनुअल बजट में, तो वो ये मांग रख सकते हैं राष्ट्रपति के सामने। मनी बिल्स आर नेवर रिटर्न्ड फॉर रिकंसिडरेशन। जो मनी बिल्स होता है उसको वापस से उस पर सोचने के लिए नहीं भेजा जाता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द फिनांस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years। हर 5 साल के बाद जो राष्ट्रपति हैं वो फिनांस कमीशन को अपॉइंट करते हैं। इट मेक्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑन सम स्पेसिफिक फाइनेंशियल मैटर्स, स्पेशली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। अब इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति है वो ये रिकमेंड करते हैं, ये सलाह देते हैं कि कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल मैटर है, आर्थिक परिस्थितियां हैं, खासकर ये कि जैसे जो सेंट्रल, केंद्र सरकार के पास जो टैक्स आता है, ठीक है, उसको कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बांटना है। द प्रेसिडेंट ऑल्सो रिसीव द रिपोर्ट्स ऑफ द कॉम्प्ट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड हैज़ इट लेड इन द पार्लियामेंट। अब जो राष्ट्रपति है उनको जो नियंत्रण करते हैं कॉम्प्ट्रोलर और जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इनका भी रिपोर्ट मिलता है जिसको सदन में सबके सामने रखा जाता है। नाउ कॉन्टीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया, ये क्या होता है? इट इज अ फंड केप्ट बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू मेक एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर फॉर विच मनी इज इमीडिएटली नीडेड। अब देखिए, जो केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट, वो कुछ पैसा अलग से रखते हैं क्योंकि अचानक से मान लीजिए कोई खर्च आ गया जिसके लिए तुरंत पैसे की ज़रूरत होती है, तो इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। द प्रेसिडेंट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर दिस फंड। अब जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास ये जो पैसा है इसका पूरा नियंत्रण होता है। द प्रेसिडेंट परमिट्स विथड्रॉज फ्रॉम दिस फंड। जो राष्ट्रपति हैं वही अलाउ करते हैं, वही मंजूरी देते हैं कि यह जो पैसा है, फंड है, इसका इस्तेमाल किया जा सके। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 10.3.4 जुडिशियल पावर्स। अब देखिए, जो राष्ट्रपति हैं उनके पास न्यायिक क्या शक्तियां होती हैं? न्यायतंत्र, जुडिशियली का मतलब होता है न्यायतंत्र। You have seen above that the President appoints Chief Justice and other judges of the Supreme Court. आप ये आगे पढ़ें कि जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और जो दूसरे न्यायाधीश होते हैं, जजेस होते हैं, उनको वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है, नौकरी पे रखते हैं, चुनते हैं। द प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट्स चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो दूसरे जजेस होते हैं, उनको भी राष्ट्रपति ही चुनते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स लॉ ऑफिसर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब जो राष्ट्रपति हैं वो
केंद्र सरकार के जो कानून मंत्री होते हैं, लॉ ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, मंत्री नहीं, जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं, जो लोग काम करते हैं, मंत्री तो मिनिस्टर हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा चुना जाता है। तो जो लॉ ऑफिसर्स हैं वो प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति चुनते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चुनते हैं। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? वो व्यक्ति, वो ऑफिसर्स जो कि एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं उनके लीगल प्रोसीडिंग्स में, ठीक है, और सरकार को लीगल एडवाइसेस, सलाह देते हैं। द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट कैन पार्डन अ क्रिमिनल और रिड्यूस द पनिशमेंट और सस्पेंड, commute or remit the sentence of a criminal convicted by the Supreme Court or High Courts for an offense against the federal laws. अब जो राष्ट्रपति होते हैं वो पूरे देश के हेड हैं, सबसे ऊपर हैं, तो वह किसी क्रिमिनल को माफ़ी दे सकते हैं, उसकी सज़ा को कम भी कर सकते हैं या सज़ा ख़त्म भी कर सकते हैं। रेमिट द सेंटेंस, अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता है तो उसको भी हटा सकते हैं, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये दंड दिया है या हाई कोर्ट किसी को पनिशमेंट दिया है, ठीक है। अगर वो व्यक्ति कोई फेडरल लॉ जो होता है, जो आपका संघीय कानून है, अगर उसको तोड़ता है तो भी, तो ये शक्ति होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा अगर आपको दोषी करार दिया गया है तो भी जो राष्ट्रपति हैं वो आपको बचा सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन पार्डन अ पर्सन कन्विक्टेड बाई अ कोर्ट मार्शल। मान लीजिए अगर किसी का कोर्ट मार्शल हो गया है, ठीक है, तो उसको भी जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो क्षमा कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। His or her power of pardon includes granting of pardon even to a person awarded death sentence. अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड भी दे दिया जाता है तो उसका मृत्यु दंड भी जो राष्ट्रपति है वो हटा सकते हैं और उसको माफ कर सकते हैं। बट द प्रेसिडेंट परफॉर्म्स दिस फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ लॉ मिनिस्टर। लेकिन जो राष्ट्रपति हैं वो यह काम तभी करते हैं जो कानून मंत्री उनको इस काम को करने के लिए सलाह देते हैं। द प्रेसिडेंट एंजॉय सर्टेन इम्यूनिटीज। अब जो प्रेसिडेंट है उनको कुछ कुछ प्रकार का छुटकारा भी मिलता है। ही इज अबव द लॉ एंड नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम और हर। सी सेक्शन 10.2.1 अबव। अब जो माफ कीजिएगा, जो राष्ट्रपति हैं वह कानून से ऊपर हैं और उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़े थे 10.2.1 में, ये तो 10.3.4 है, इसके आगे हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर है 10.4 पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, उनका क्या पोजीशन है? द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंस इज ऑफ हाई डिग्निटी एंड एमिनेंस, नॉट ऑफ रियल पावर्स। आप देखिए, जो राष्ट्रपति का ऑफिस होता है उसका बहुत गरिमा होता है, ठीक है, लेकिन उसके पास असली शक्तियां नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एमिनेंस का मतलब श्रेष्ठ होता है, ठीक है, सबसे ऊपर, और हाई डिग्निटी सबसे ज्यादा गौरव का ऑफिस होता है। अगर आप राष्ट्रपति हैं तो आप ये सबसे गौरवशाली काम है, दर्जा है। द पावर्स फॉर्मली वेस्टेड इन हिम और हर आर एक्चुअली एक्सरसाइज्ड नॉट बाय हिज और हर बट बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन हिज और हर नेम। अब देखिए, जो शक्तियां एक राष्ट्रपति को दी जाती हैं वो खुद उस इस्तेमाल नहीं करता है उसका, ठीक है। जो केंद्र सरकार का जो मंत्रिमंडल होता है उसके सलाह पर ही काम होता है। तो जो केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल है वही उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं राष्ट्रपति के नाम पर। If the president tries to act against the wishes of the minister, the president may create a constitutional crisis. अब मान लीजिए अगर जो राष्ट्रपति हैं वो मिनिस्टर्स के, केंद्र सरकार का जो मंत्रिमंडल है उनके खिलाफ अगर काम करना चाहें तो यह एक संवैधानिक संकट का माहौल बन सकता है। द प्रेसिडेंट मे इवन फेस इम्पीचमेंट एंड मे हैव टू क्विट। अब जो राष्ट्रपति है उनको दोषी करार दिया जा सकता है और उनको अपना पद छोड़ना भी पड़ सकता है। Thus the president has no alternative but to act in accordance with the advice of the prime minister
who after all is the head of the real executive. तो जो राष्ट्रपति है उसके पास और भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उनको प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर काम करना होता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वह जो असली कार्यकारी अधिकारियां होते हैं, ठीक है, मंत्रिमंडल उसके मुख्य होते हैं. द प्राइम मिनिस्टर इज रेगुलर टच विद द प्रेसिडेंट. अब जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रधानमंत्री है, वो हर समय राष्ट्रपति के संपर्क में रहते हैं. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड कैन बी रिमूव्ड ऑन इट्स एडवर्स वोट ओनली. अब देखिए, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वह लोकसभा के लिए उत्तरदायित्व होते हैं और उनको तभी हटाया जा सकता है जब उनके खिलाफ वोटिंग हो. इन प्रैक्टिस द मिनिस्टर डू नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. अब जब ये प्रैक्टिस पे आता है तो जो मंत्री होते हैं वो ऑफिस नहीं रखते हैं. दे डू नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है. The Constitution 42nd Amendment Act has made it obligatory for the President to act only on the advice of the Council of Ministers. जो 42वां संशोधन आया 42nd Amendment Act हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें यह ऑब्लिगेटरी यह कर दिया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मंत्रिमंडल है, उनके सलाह पे ही जो राष्ट्रपति हैं वो कार्य कर सकते हैं. द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली. जो राष्ट्रपति हैं वह खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं. हिज और हर पावर्स आर फॉर्मल. उनकी जो शक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है वो सिर्फ फॉर्मल है. ठीक है, मतलब सबके सामने बस ये रहता है कि वो सबसे ऊंच है. ठीक है, वो बस औपचारिक है. इट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर विच इज द रियल एग्जीक्यूटिव. ये मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं जिनको प्रधानमंत्री द्वारा जो चलाए जाते हैं वो असली कार्यकारी अधिकारी होते हैं. In accordance with the 44th Amendment Act of the Constitution, the President can send back a bill passed by the Parliament for reconsideration only once. अब जो 44th Amendment Act आया था संविधान में, उसमें ये प्रावधान किया गया कि जो मान लीजिए राष्ट्रपति को कोई बिल वो पास नहीं करना चाहते हैं तो उसको वो एक बार वापस संसद में भेज सकते हैं कि आप इस पे फिर से बात हो. ठीक है. इफ द बिल इज अगेन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट टू द बिल. अगर उस बिल को पार्लियामेंट में फिर से मंजूरी मिल जाती है तो जो राष्ट्रपति है उनको अपनी मंजूरी देनी पड़ती है. In the Constituent Assembly, Dr. B.R. Ambedkar has rightly said, the President occupies the same position as the King in the British Constitution. जो Constituent Assembly है, जो संविधान सभा है, उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने सही कहा था कि एक राष्ट्रपति का वही दर्जा होता है जो कि एक ब्रिटिश संविधान में राजा का होता है. कहने का मतलब ब्रिटिश संविधान में क्या था, जो राजा थे वो संविधान के हिसाब से ही चलते थे, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते थे. बट इन रियलिटी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेयर रबर स्टैम्प. पर वास्तविकता में जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प नहीं है. ऐसा नहीं है कि उनको जहां बोला जाएगा बस वो वहां पे स्टैम्प लगा के साइन कर देंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द प्रेसिडेंट हैज टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे जो संविधान में यह लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति होंगे वह हमारे संविधान को बचाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे. द प्रेसिडेंट कैन आस्क अ न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम. अब जो राष्ट्रपति हैं वो जो नए प्रधानमंत्री बनते हैं उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बोल सकते हैं लोकसभा में एक निश्चित समय के अंतराल में. ठीक है, जिसको विश्वास पत्र कहा जाता है. ठीक है. ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इज कैरिड ऑन इन हर नेम. अब जो राष्ट्रपति होते हैं उनके नाम पर पूरे देश में जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है वो किया जाता है. द प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी मिनिस्टर. जो राष्ट्रपति होते हैं वह किसी भी मंत्री से कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, जानकारी मांग सकते हैं.
all the decisions of the cabinet are communicated to the president. कैबिनेट में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो सारे राष्ट्रपति को बताए जाते हैं. कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल. द प्रेसिडेंट इज फर्निश्ड विथ ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन. अब देखिए, जो काम हो रहा है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन काम हो रहा है, उसके जितने भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जानकारियां हैं, वो राष्ट्रपति को दी जाती हैं. इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट दैट द यूनिटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कम्स टू बी फुल्ली रियलाइज्ड when the president gives suggestion, encourages and even wants the government. ये इस तथ्य में है कि जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का, उसका जो काम है वो तब पूरा तरह से होता है जब प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति, वो अपनी सलाह देते हैं, encourage करते हैं और सरकार को वार्निंग भी देते हैं अगर सरकार सही से काम नहीं कर रहा है. It is in this context the president emerges as an advisor, a friend and even a critic. अब इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी प्रसंग में या संदर्भ में जो राष्ट्रपति हैं वो एक सलाहकार भी हैं, सरकार के दोस्त भी हैं और सरकार के आलोचक भी हैं. By way of conclusion, we may describe the position of the president in the word of Dr. B.R. Ambedkar. अब यहाँ पे जो हम लोग जो कंक्लूजन दे रहे हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं उनका जो औहदा है वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के शब्दों जैसा है. अकॉर्डिंग टू हिम और हर, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट द एग्जीक्यूटिव. उन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार जो राष्ट्रपति हैं वो राज्य के सबसे उच्च शिखर पर हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, लेकिन वह एग्जीक्यूटिव नहीं है, वह कार्यकारी अधिकारी नहीं है. The president represents the nation but does not rule over the nation. जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र को संबोधित करते हैं लेकिन वो राष्ट्र के ऊपर राज नहीं करते हैं. The president is the symbol of nation. जो राष्ट्रपति हैं वह देश के सिंबल हैं, आपके राष्ट्र के सिंबल हैं. His or her place in the administration is that of a ceremonial head. जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें उनका जो औहदा है, जो दर्जा है, वह एक सेरेमोनियल हेड के ऊपर है. उनके नाम पे सब कुछ होता है. ठीक है.